नमस्कार, सीधा सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, वो भी उस हफ्ते का जो कि साल का आखिरी हफ्ता है। तो साल के आखिरी हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और साथ में नीरज जी मौजूद है। आज आशीष नहीं है उनकी जगह पर। अरे नीरज जी, ब्लैक मंडे होने वाला है, ग्रीन फ्राइडे होने वाला है। मैं ग्रीन पहना है। मुझे तो, मैं तो उनके गुलाम हूँ जो अपना हमारे ड्रेसमैन जो दे देते वही पहन। तो क्या लग रहा है कि ब्लैक दिया एकदम, जिस तरह से 3 दिन में मार्केट ने सरप्राइज किया है सेल ऑफ के साथ, स्पेशली फ्राइडे वाला, क्योंकि बाकी 2 दिन तो सेल ऑफ था, लेकिन फ्राइडे वाला बहुत ही इंटेंस था। जिनके पोर्टफोलियो मतलब अब तक कैश में ही बिकवाली थी, लेकिन फ्राइडे को तो एफ&ओ में हैवी सेल ऑफ आता दिखाई पड़ा और मेजरली सभी शेयर 5%, 8%, 10% एफ&ओ के शेयर नीचे थे। तो इस तरह की सेल ऑफ के बाद कुछ रिलीफ, रिस्पाइट, या फिर प्रिवेल करेगा अभी भी सेम? देखिए, छुट्टी का माहौल चल रहा है तो हो सकता है कि उतना ज़्यादा लोग दिलचस्पी न ले, लेकिन संकेत कोई अच्छे नहीं है ना। और चूँकि फ्राइडे को बहुत ज़्यादा डीप कट्स आ गए हैं, तो हिम्मत जुटा के आके लॉन्ग करना ये एक चैलेंज काम होगा। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी भी लग रही है तो भी आप सोचेंगे कि यार थोड़ा रुक जाते हैं, नए साल में देखेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से गिरा है। और इंडियन पर्सपेक्टिव अगर आप देखें तो मुझे 2 चीज़ें लग रही हैं। एक तो ये कि क्रूड ऊपर आ गया है ना। हालांकि वो रोज़ ऊपर नीचे होता है, लेकिन सेंटीमेंट प्ले होता है। हमारा जो डॉलर इंडेक्स है, हमारा क्या मतलब यूएस का डॉलर इंडेक्स है, वो 104 के आसपास है। 110 तक गया तो वहाँ से गिरा के नीचे आ गया है। तो उस हिसाब से हमारे लिए कंफर्ट जोन बनता है। लेकिन हमारी करेंसी नीचे आई क्या? जब $110 था तब भी 84 रुपये के आसपास थी, आप भी 84 के। तो जिन लोगों को लगता है कि डॉलर इंडेक्स बहुत ट्रैक करते हैं, डॉलर इंडेक्स नीचे आ गया इसलिए हमको बहुत फ़ायदा, वो एकदम गलत एनालिसिस है। क्रूड अपनी करेंसी नीचे नहीं आई ना। तो सेटअप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इससे कोई फ़ायदा होगा। हम लोगों ने न्यूज़ डाइजेस्ट करी है पिछले 2-3 महीने में, उनका इम्पैक्ट अब डाइजेस्ट करना है। तो कौन सी, मतलब कोरोना तो नहीं है? कोरोना बिल्कुल नहीं। जैसे एक बताता हूँ, मैंने आशीष साहब कई बार कहा, न्यूज़ डाइजेस्ट हो गई। न्यूज़ है ना, डिस्काउंट है भाई। आपको ये डिस्काउंट है कि ब्याज दरें बढ़ रही हैं। क्या आपने ये डिस्काउंट किया तो क्या आपकी 650 रुपये वाली EMI 1000 रुपये हो गई है, जो कट रही है, अब कटना शुरू हो गई है। ये डाइजेस्टेड नहीं है। तो अगर 9%, 10% होम लोन आपका हो गया पर मंथ का, तो वो डाइजेस्टेड नहीं, वो डाइजेस्ट हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे इम्पैक्ट आना शुरू हो चुका है, वहाँ पे प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन 3 ही दिन में सब कुछ डाइजेस्ट करना था। नहीं, देखिए, बहाना चाहिए था। हम क्या होता, मुगालते में रहते हैं बहुत बार ना, अरे कुछ नहीं, सब ठीक है, ऐश करो। बट जिस दिन वो बिल आता है ना सामने, उदाहरण बताता हूँ, बहुत ही तो अच्छा याद आ गया। मैं शुक्रवार को जब घर पहुँचा रात में 9 बजे, तो मेरे दरवाजे पे एक बिजली का बिल लगा हुआ था। मैंने बिजली का बिल निकाल के देखा तो बिजली का बिल ज़्यादा नहीं था, 1800-1900 रुपये था। उसके साथ 5400 रुपये की एक पर्ची लगी हुई थी। तो मैंने कहा ये क्या है यार, 2 पर्ची का? मैंने कहा लाइट कटने का तो नहीं, बिल तो जमा करता हूँ। तो वो ये था कि पिछले 1 साल में जो एवरेज बिल है हमारा मंथली, उसमें 2 महीने का बिल उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए। क्यों चाहिए पता नहीं। तो वो 5400 बना है। 2 महीने कोई एवरेज निकाल कर उन्होंने 5400 रुपये चेप दिए हमारे। ये दिखाता है कि आपके ऊपर एक बोझ आ गया 5400 रुपये का। क्यों आया? क्योंकि कंपनी को ज़रूरत है पैसे की, उनकी अपनी कॉस्ट बढ़ रही, तो वो पब्लिक से वापस ले रहे हैं। तो ऐसे बिल जब आपके सामने आते हैं तो आपको लगता है अरे यार कुछ हो गया है। नहीं तो 1800 रुपये बिल आया, इसकी खुशी में आपने गाजर का हलवा बनाया था सर। इतना कम क्या आया? जाड़ा है भैया, इसलिए कम आया, वरना बिजली बिल तो मतलब मैं तो अकेला तो उसके बावजूद 3000, 3500, 4000, 18-19 रुपये कम आया। तो सच में बहुत अच्छा लगा यार, 1800 रुपये बिल आया। हाँ, ये बात सही है। अच्छा, तो एशियन मार्केट से सो फार जो क्यूज हैं वो कुछ फ्लैट आप मान लीजिए, क्योंकि एसएस निफ्टी में करीब 28 अंकों के आसपास की बढ़त है। लेकिन कई स्टॉक्स में बीट एंड डाउन भी है, बहुत ज़्यादा बिकवाली आ चुकी है 2 दिनों के अंदर ही। अब वो बिकवाली क्या पुल बैक में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी? एटलीस्ट नहीं भी होगी तो वो नाम है जहाँ पर अगर आप थोड़ा बहुत एवरेज करना चाहते हैं तो आप एवरेज कर भी सकते हैं। तो इस तरह के स्टॉक्स को मैंने आइडेंटिफाई किया और मैंने इसीलिए अपनी पूरी सूची में सिर्फ 10 के 10 ही शेयर रखे हैं। नीरज जी की सूची में शायद कुछ लाल भी होंगे, क्योंकि जिस तरह से नीरज जी अभी कमेंट्री कर रहे थे कि शायद थोड़ा बहुत वीकनेस मार्केट में प्रिवेल करेगा, तो उन्होंने कुछ स्टॉक्स का एक कॉम्बिनेशन चुना होगा। एक एक करके तमाम शेयर जो है वो मेरी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, आप एक करके उन पर नजर रख सकते हैं। पहला नाम जो है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स का।
पुराना स्टॉक और इसको चुनने की वजह एक तो बिकवाली हाल फिलहाल में काफ़ी टूटा है, ये करीब करीब 1000 रुपये के आसपास तक पहुंच गया था। ये 960s 970s के जोन छूने के बाद वापस 860s 870s के जोन पे आ चुका है। 2.5% की बिकवाली बीते सत्र में देखने को मिली है। डिमांड इंटैक्ट है, ऑब्वियस ही बात है, ईयर एंडर डिमांड रहती है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, और सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर वैसे भी इस सेक्टर के लिए मजबूत दिखाई पड़ता भी है। तो उस लिहाज से एक पुल बैक प्ले अगर आप चाह रहे हैं तो शायद यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़े। वैसे भी लास्ट कोविड की जितनी वेव्स थी उन सभी वेव्स में कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी में सबसे आगे लीड होने वाला यही स्टॉक था। तो अगर इस तरह की कोई वेव रहती है, डिमांड के ऊपर इफेक्ट आता है, कोई भी चीज़ पे इफेक्ट आएगा, तो यहाँ पर शायद इतना इम्पैक्ट आता हुआ ना दिखाई पड़े। तो उस लिहाज से आप यूनाइटेड स्पिरिट्स पे नजर रखें, शायद पुल बैक प्ले एक आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दूसरा नाम इसी तरह का है, वो है अदानी विल्मर का। अदानी विल्मर को भी चुनने की वजह न्यूज़ फ्लोज और या फिर पुल बैक का ही आप स्टॉक मान सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक भी ऑलरेडी बीट एंड डाउन है। 3 दिनों के अंदर ये स्टॉक करीब करीब 20% के आसपास वाइप आउट हो चुका है महज 3 दिनों में। बिकवाली का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतनी तेज इंटेंसिटी के साथ बिकवाली के बाद शायद पुल बैक जल्दी आता हुआ दिखाई पड़े। वैसे भी 480 के जोन जो हैं क्रूशल जोन्स हैं, उनसे बहुत दूर ये है नहीं, तो कोई भी एक डिप, कोई भी एक शुरुआती बिकवाली शायद खरीद ली जाए नीचे के लेवल्स पे। दूसरा, सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने खुद कमेंट्री में बोला था कि जो सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर वो बेटर रहेगा कंपनी के लिए, क्योंकि डिमांड साइड काफ़ी मजबूत रहेगी फेस्टिवल्स के चलते, और दूसरा शादियों के सीज़न के चलते जो कंपनी के एडिबल ऑयल प्रोडक्ट्स हैं उनकी। तो ये डिमांड साइड स्ट्रॉन्ग रहनी है। नंबर्स ठीक ठाक, फर्स्ट हाफ के नंबर्स में एक वीकनेस थी एडिबल ऑयल के नंबर्स के अंदर, इनपुट कॉस्ट प्रोडक्ट बढ़ने की वजह से। एफएमसीजी के स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे, तो अब एफएमसीजी के नंबर्स के साथ साथ आपको एडिबल ऑयल के नंबर्स का परफॉर्मेंस आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो शायद जो ओवर हाइप था या जो ऊपर की फ्रॉथ थी वो निकल गई है, तो शायद पुल बैक यहाँ पे बनता हुआ दिखाई पड़े। तो उस लिहाज से भी आपको यहाँ पर नज़र रखनी होगी। इसके अलावा जो बाकी के 2 नाम हैं उनमें एक नाम है HCC। ये भी वही स्टॉक है जो कि काफ़ी ज़्यादा टूटा है पिछले 3 दिनों में। महज 3 दिनों के अंदर ही 25% के आसपास इरोड हो चुका है। तो जो बिकवाली का दौर है वो शायद लोअर लेवल से वापस पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़े। कि न्यूज़ फ्लोज अभी भी वही हैं कि IDBI की तरफ से स्टेक सेल हो चुका है, और स्टेक सेल के बाद अब जो HNIs हैं या बड़े फंड्स हैं उनकी तरफ से खरीदारी लोअर लेवल पे हुई थी, तो वही प्रिवेल करेगी अभी भी। पुल बैक प्ले के लिए आप इसे भी देख सकते हैं। और इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन एक और पुल बैक प्ले का नाम, जहां पर बीते सत्र में ही तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी थी। इनफैक्ट लास्ट सेशन में ही करीब करीब 4 से 5% के आसपास का सेल ऑफ ये स्टॉक दिखा चुका है। और जो क्रूशल जोन्स हैं वो 1180 के आसपास हैं, जहां से आमतौर पर ये पुल बैक लेता है, और 1209 के जोन्स में काम काज करे। तो कोई भी एक डिप, उस डिप के बाद शायद पुल बैक के फॉर्म में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई पड़े। तो मेजरली चारों वही नाम जहां पर पहले पिछले 3 दिनों में हैवी सेल ऑफ देखा गया, अपने क्रूशल जोन्स के आसपास आ गए, तो शायद यहाँ से पुल बैक बनता हुआ दिखाई पड़े। ओके, तो 4 स्टॉक बता दिया आपने, चारों ग्रीन? नहीं, मेरे तो 10 के 10 ग्रीन। अरे बाप रे, नीरज जी देखिए, अल्ट्रा बोल रहे हैं। सीधी सी बात है, एंड ऑफ द डे आपको धंधा ही लेना है, ठीक है। आप टाइम फ्रेम 2 दिन देख लोगे, 4 दिन देख लोगे, इससे ज्यादा क्या देख लोगे। लेकिन कैच क्या है कि आप धंधे को जब फॉलो करोगे, मतलब ऐसे फॉल जैसा ये 3 दिन का रहा है, पिछले 15 सालों में मैंने पता नहीं कितनी बार देखे हैं, ठीक है। लेकिन जो शेयरों के नाम आज मैंने भी लिए हैं, अभी जो लिए हैं, इनमें एक को छोड़ दीजिए तो इन सबके मैंने 3-3 डिजिट 2-2 डिजिट के दाम देखे हैं। तो यूनाइटेड स्पिरिट 150-200 रुपए चलते चलते यहाँ पहुंच गया स्प्लिट बोनस के बाद। फंड मैनेजर टाइप की बातें कर रहे हैं। जब आप ट्रेडर नहीं बचे हो तो इन्वेस्टर बन जाते हो ना। फंड मैनेजर और ट्विटर पे जो अल्ट्रा बुल मोटिवेशनल स्पीकर फॉर द मार्केट्स। एंड ऑफ द डे आप मतलब पैसा बनता तो ऐसा ही है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, पैसा मतलब छोटी अवधि में तो मेरे को लगता नहीं किसी ने पैसा बहुत बनाया ही होगा, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म स्टोरी में तो बहुत पैसा बनता देखा मैंने। बिल्कुल। तो चलिए, नहीं बढ़िया बोल तो होना ही चाहिए। नहीं तो सब कुछ आप ही सेल दे दो तो मैं क्या करूँगा, भाई तो देना ही पड़ेगा। और जब तक कोई खरीदेगा नहीं, बिके कैसे? एक बहुत मजबूत विपक्ष जरूर चाहिए होता है। 100%। अब जो मैं कह रहा हूँ कि ये रेड में रहेगा, उसको कोई बाई करे तभी रेड में रहेगा ना, वो अदरवाइज बिकेगा ही नहीं। मार्केट का मतलब ही कोई बेच रहा कोई खरीद रहा है। तो नहीं, मैं हरे से शुरुआत कर रहा हूँ। सीमेंस एक पुरानी खबर है ये, लेकिन कल फिर से उसमें एक अपडेट था कि जो 900 हॉर्स पावर के इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन बनाने का जो इनको ठेका मिला है, उसमें लेटर ऑफ अवार्ड LOA इनको मिल गया है।
तो लगभग 26,000 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर है, जिसमें इनको कई सारे बिजली के इंजन बनाने हैं इलेक्ट्रिक वाले, और ये बड़ौदा यूनिट इनकी उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट है। तो सीमेंस पे ध्यान दे सकते हैं, बहुत ही मजबूत अच्छी कंपनी है, और नो डाउट ऐसे ही गिरावट के माहौल में इस तरह की खबरें काफ़ी सपोर्ट देती हैं, तो इस पे ध्यान रख सकते हैं, ग्रीन में ट्रेड हो सकता है। अगला स्टॉक है IRCTC, ये भी ग्रीन में रहेगा। इसकी बड़ी पिटाई हो चुकी है, भी कितना 650 के आसपास होना चाहिए मेरे ख्याल में, और ये देखिए अरे 600 रुपये, 650 भी नहीं है, बहुत ही नीचे आ गया ये। इसमें अच्छी खबर ये है कि कल खबर ये छपी थी कि संसद में बताया रेल मंत्री जी ने कि 80% टिकट अब IRCTC के थ्रू बुक होते हैं, यानी विंडोज़ पे कम हो गए हैं। एक खबर बीच में एक बार छपी थी जो हमारे रिपोर्टर्स ने बताई थी कि अब धीरे धीरे विंडोज़ पे टिकट बेचना बंद करेगी रेलवे, और IRCTC के थ्रू बिकेंगी सारे। लेकिन फिर सरकार को लगा कि इससे लोग नाराज़ हो जाएंगे, तो उन्होंने तुरंत उसका खंडन जारी कर दिया। लेकिन फैक्ट ये है कि इसी दिशा में सरकार बढ़ रही है, और आप इसका टेस्ट कर सकते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बुकिंग सेंटर पे जाइए पहाड़गंज वाले में, और देखिए कितने काउंटर चल रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो धीरे धीरे वो पूरा बिजनेस इसमें शिफ्ट होगा। और अब ये बस की भी बुकिंग करने लगे, जो 2021 में करते थे लेकिन उन्होंने बंद कर दिया था कोई चक्कर में। अभी बसेस की भी बुकिंग जो है IRCTC होगी, होटल तो करते ही हैं। तो मुझे लगता है ये खबर इनके लिए काफ़ी अच्छी है, और इसकी वजह से इसमें चूँकि काफ़ी करेक्शन आया है, तो हो सकता है थोड़ा ऊपर ये आ जाए। अरे एक बड़े इंटरेस्टिंग बात है नीरज जी, जब IRCTC 2002 में लॉन्च हुआ था वेबसाइट पे पोर्टल, तब सिर्फ 27 टिकट बुक हुए थे पहले दिन। फिर 2000 मतलब आज से 8 साल पहले, करीब 2022 में हम चल रहे हैं, तो 8 साल पहले रफली 14-15 में कहीं एक दिन में 7200 टिकट IRCTC बुक करता था पर मिनट 7200 टिकट। आज इनका स्ट्राइक है 26,000 मिनट, 26,000 टिकट पर मिनट। तो इस तरह का जो ग्रोथ है वो पकड़ा है। बट एक और दिलचस्प बात तो आप पढ़ते रहते हैं, इनका ज़्यादातर रेवेन्यू खाने पीने से आता है। ये भी बहुत गजब बात है। 19.8 करोड़ लीटर पानी बेचते साल भर में, करीब 20 करोड़ मान लीजिए मोटा मोटा, और वो भी फिर 5% इनके धंधे का। हाँ, तो मैंने जब इनका ब्रेकअप पढ़ा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि यार बेचते टिकट लेकिन रेवेन्यू खाने पीने ज्यादा आता है। और जबकि ये 39,000 मील्स डेली 200 ट्रेनों को 200 स्टेशंस को और 400 ट्रेनों को सप्लाई करते हैं। इनके पास 400 ट्रेन है जिसमें 39,000 मील्स देते हैं, और करीब 16,000 मील से 200 स्टेशंस पे देते हैं। तो ये इनका एक आंकड़ा है मोटा मोटा। डू यू नो बनाया था तो याद रह गया मुझे, इसलिए याद था। नहीं, आज मुझे लग रहा है इसमें पलट के गेम होना चाहिए, क्योंकि बहुत नीचे आ गया। वो अपने उससे भी नीचे आ गया ना, जो इनका प्राइस था रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो अपने OFS के लिए OFS वाला जो किया था, उससे काफी नीचे है। तो हो सकता है ये प्राइस को वापस रीगेन करता हुआ दिखाई पड़े। आज बढ़िया हो सकता है। अच्छा, अब इसके नीचे एक और बताते हैं, फिर आप बताओ दो। UBL यूनाइटेड ब्रूवरीज, और इसमें खबर ये आई है कि इनके ऊपर एक पेनल्टी लगी थी 750 करोड़ की। तो इन्होंने उसको चैलेंज किया था, लेकिन NCLAT ने उसको डिसमिस कर दिया है जो लगा। तो देखते क्या इम्पैक्ट होता है इसमें। हालांकि मार्केट का मूड सेंटीमेंट काफ़ी डाउन है, तो हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर मेरा एडमिटेड हो सकता है। 3 हो गए मेरे। अब आप पहले 2 बताओ, फिर मैं 3। आपने यूनाइटेड ब्रूवरीज बेच दिया। यस, जाड़े में लोग बियर कम पीते हैं, लेकिन ईयर एंडर है। हमारा जाड़ा थोड़ा मुंबई में कहाँ जाड़ा है? बिक चुका है, सब जो बिकना था वो बिक गया है। चलिए खैर, चैलेंज है, मतलब ईयर एंडर में नीरज जी ने यूनाइटेड ब्रूवरीज को चुना है। अच्छा, मेरी तरफ से जो अगले 2 नाम है उनमें एक नाम है इंडिया सीमेंट का। ये भी एक पुल बैक प्ले के तौर पर आप देखिए, बीते सत्र में मासिव सेल ऑफ, 10% का सेल ऑफ स्टॉक में देखने को मिला था, और 3 दिन के अंदर ये स्टॉक 240 रुपए से टूटता हुआ कहीं 198-190 रुपए के जोन से पहुंच चुका है। तो एक हैवी सेल ऑफ स्टॉक में देखने को मिला, और आमतौर पे इसकी जो रेंज है, रेंज का अपर एंड है 244-45, और लोअर एंड जहां पे खड़ा है ऑलरेडी 188-190 की जोन्स होते हैं जहां से पुल बैक लेता है। तो शायद ये, और अगर आप इसके चार्ट देखेंगे तो ये शायद 3 महीने में इसने पहुंचाया था अपने आप को 244 तक, और 3 दिन के अंदर ये 198 वापस पहुंच गया। तो इंडिया सीमेंट एक पुल बैक प्ले हो सकता है। वैसे भी सीमेंट स्पेस भी एक पुल बैक प्ले हो सकता है, क्योंकि डिमांड साइड पे तो कोई ऐसा इशू है नहीं, और 1 तारीख से प्राइस बढ़ने की बातचीत भी वैसे ही मार्केट में प्रिवेल कर रही है, तो उस लिहाज से भी आप नजर रखेंगे। एक और नाम है वो है जुबिलेंट फूड का। जुबिलेंट फूड ऑलरेडी साल के निचले स्तरों के आसपास है, 490 के जोन्स इसके साल के निचले स्तर हैं, और बीटन डाउन स्टॉक है काफ़ी ज़्यादा, 510 के जोन्स में ये ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। तो डिमांड साइड तो ऑब्वियसली बात है, कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी इंडिया की सबको पता ही है। स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी के साथ स्टॉक ऑलरेडी कामकाज करता है। QSR स्पेस का डोमिनेंट प्लेयर है, 72% मार्केट शेयर है,
और इन सब आंकड़ों के बीच ये शेयर ऑलरेडी साल के निचले स्तरों पर है। बड़ी तेज़ी थी, फिजल आउट हुआ काफ़ी ज़्यादा, 800 रुपये के आसपास स्प्लिट के बाद ये स्टॉक पहुंचा था और वहाँ से 300 रुपये नीचे आ चुका है, यानी करीब करीब अगर वैल्यू वाइज देखेंगे तो 40% के आसपास की वैल्यू इरोड कर चुका है। तो एक बड़ी बिकवाली हो चुकी है, शायद पुल बैक प्ले के तौर पे से आप देख सकते हैं। वैसे भी कंपनी रिसेंटली काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं, 20 मिनट में डिलीवरी वाला जो प्रोडक्ट नया लॉन्च किया था उसके बाद स्टॉक ने रिवाइवल दिखाया भी है। तो जुबिलेंट फूड एक और नाम रहेगा जो कि कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी के तौर पर एंड पुल बैक प्ले के तौर पर आप देख सकते हैं। ये अपने क्या प्री कोविड लेवल पहुंच गया क्या? देखिए 5 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि ये 500 है तो 2500 रुपया लगभग उतना ही। हाँ, तो ऑलमोस्ट पहुंच चुका है क्योंकि ये स्प्लिट बोनस आ चुका है इसमें 2 बारी, इसलिए पता चलता नहीं है। लेकिन QSR का सबसे डोमिनेंट प्लेयर है। अगर आप इस प्लेयर में अगर आप QSR स्पेस को खेलना चाहते हैं जो कि इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी है, मतलब ये ऐसे ही मार्केट के दबाव में गिर रहा है या कोई खास रीजन है? देखिए पूरा ग्रुप नीचे है। ये जो क्योंकि हुआ क्या था, जो मैनेजमेंट चेंज हुआ था, जो नए CEO साहब का रिजिग्नेशन था, कंपनी पुराने CEO साहब का, उसके बाद बाजार बहुत स्केप्टिकल हो गया कि अब क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा टर्न अराउंड कंपनी में किया था, नेगेटिव SSSG से पॉजिटिव में स्ट्रॉन्ग SSSG में ले गया। डिजिटल इनिशिएटिव पूरा उन्हीं की वजह से था। तो कंपनी बहुत स्केप्टिकल है कि इतने बड़े बेस पे जो भी नया मैनेजमेंट आएगा वो कर पाया कि नहीं। आते ही मैनेजमेंट ने 20 मिनट की डिलीवरी ऑर्डर कर दी, जो पहले 30 मिनट थी उसको घटा के 20 मिनट कर दी। SSSG को कुछ और बोलते हैं लोग ना, अब तो देना ही बंद कर दिया, तो कुछ भी नहीं बोलते। पहले देते थे SSSG, अब देना बंद कर दिया उन्होंने। नहीं क्या स्टोर की बजाय उस एरिया को उन्होंने ले लिया, उस इलाके का तो क्या SSL कुछ ऐसा बना दिया। लेकिन कंपनी ने हिस्ट्री में, पुरानी हिस्ट्री भी अगर उठा के देख लेंगे, जुबिलेंट फूड नहीं डोमिनोज की, जब से ये कंपनी बनी है डोमिनोज, तब से लेके आज तक सिर्फ डिलीवरी ही दे रहे हैं। और उसका इंटरेस्टिंग वजह क्या है कि वो जो स्टोर था पहला, जिसका नाम डोमिनिक था, जो चेंज होकर डोमिनोज बना था, वो स्टोर में बैठने की जगह नहीं थी, डिलीवरी कर दी और वो आज तक चल रहा है कि डिलीवरी के डोमिनेंट प्लेयर बन के बैठे हुए हैं। नहीं कंपनी तो भैया पता नहीं, अभी रिव्यू जैसे बता रहे हैं नीचे आ गया, प्री कोविड लेवल आसपास जो भी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे इनके, जबरदस्त, मतलब लग रहा है मंगवाने वाले आप। मेरा फेवरेट है। हाँ, तो आज प्रोडक्ट तो फेवरेट, अपना फेवरेट प्रोडक्ट मंगा डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए अगले 2 स्टॉक जो है वो एक ही कंपनी जिसके 2 स्टॉक हैं, टाटा मोटर्स और उसका DVR। मैंने शुक्रवार को भी आपसे कहा था कि इसमें प्रेशर रहेगा और स्टॉक काफ़ी गिरे थे और आज भी मुझे दबाव लग रहा है। देखिए 16 रुपये नीचे आया था, आज भी गिरेगा क्योंकि इस इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद और US में रिकवरी के बावजूद फिर गिरा इनका ADR 5%। तो ये देखिए चिंता की बात, मैंने कहा था ना कि अब पहले आपने न्यूज़ डाइजेस्ट किया, अब उसका इम्पैक्ट डाइजेस्ट करिए। तो चाहे वो UK हो, US हो, चाइना हो या और कोई देश हो, सब जगह वो असर आपको बर्दाश्त करना है। तो इसीलिए 5-5% ये गिरे हैं क्योंकि जो भी खबरें चल रही हैं, रिसेशन की चलें, सेल कम होने की चलें या इम्पैक्ट की चलें, वो है। और इन्फ्लेशन कम करने के लिए जिस तरीके से हथौड़ा चला रहे हैं सेंट्रल बैंकर्स, उससे आपकी जेब पर असर पड़ रहा है कि अब आप चीज़ें कम खरीदेंगे, तो उसका असर देखने को मिला। इसलिए दोनों स्टॉक हमें लगता है डाउन हो गया। और चाइना में खास तौर पे इनके ऊपर इम्पैक्ट है क्योंकि JLR की बड़ी बिक्री वहाँ पे होती है और वहाँ पे अब अगर 2-2, 3-3 करोड़ केसेस डेली बेसिस पे आएंगे तो आदमी पहले अपनी जान बचाएगा कि वो टाटा JLR खरीदेगा। तो ये सब फैक्टर जो है इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए मार्केट में, इसीलिए लगातार गिरावट है और टाटा मोटर्स 378 पे आ गया है। 6वां स्टॉक है HDFC बैंक। इसका ADR भी 2% नीचे था, इसलिए हमने इसको भी रेड में रखा था। देखिए इसका एक बहुत सिंपल ADR तो चूँकि हम लोग तुरंत देखते हैं तो बोलने के लिए आपको एक रीज़न देते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है इसमें, लेकिन बेसिक जो मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि भैया होम लोन की जो कीमत है ना, अब वो 10% तक पहुँच गई है। मतलब इन जनरल अगर आप देखें इंडस्ट्री के अंदर तो 9% को तो क्रॉस कर चुकी है। जिनका सिविल रिपोर्ट अच्छी नहीं है उनके लिए 10% तक की होम लोन अवेलेबल है और ये 35% आपकी EMI में इजाफा है। होम लोन की जो EMI आप भरते थे अब तक वो 35% बढ़ गई है। कितने समय में? मात्र 6 महीने के अंदर। तो ये जो लोड आपके ऊपर पड़ रहा है, हमारे ऊपर पड़ रहा है, तो या तो आप अपना अवधि बढ़ा लें। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं EMI कहाँ बदल रही है, भाई वो EMI 4 साल आ गया तो एक्सटेंड हो गई है। आप अभी जो 2 चुका था 2.5 गुना चुका सकते हैं आप, या फिर आप अपनी EMI का ज़्यादा बढ़वाइए। तो ये इम्पैक्ट बैंक्स पे दिखेगा। इसीलिए जो ज़्यादा बड़े रिटेल बैंकर्स हैं, ICICI, एक्सिस देखिए नहीं चल रहे हैं, HDFC नहीं चल रहा है, ये प्रेशर आता हुआ दिखेगा और ये आगे और इंटेंसीफाई होगा क्योंकि ऐसी कोई संभावना भी नहीं लग रही कि RBI या फेड रुक जाएंगे फरवरी की बैठक में, नहीं रुकेंगे, अभी भी और बढ़ेगा।
तो ये जहाँ तक प्लेटो नहीं बनता वहाँ तक कंपनीज पे असर दिखेगा, निम्स पे असर आएगा क्योंकि ब्याज दरें बढ़ रही हैं। अब डिपॉजिट रेट भी आपको बढ़ाने पड़ेंगे, फंड ही नहीं है मार्केट में। तो आप देखिए ना पिछले कुछ दिनों MCLR बढ़ रहा है, लोगों का डिपॉजिट रेट्स बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे बैंक की जो ये एक ड्रीम रैली चली थी, अब वो फिजल आउट नहीं होगी लेकिन वो प्लेटो बनाएगी। अब वो एक जिसने रीजनेबल लेवल पे आएगी कि नहीं इतना ही निम होगा, इतना ही लोन ग्रोथ होगी। अब 17-18% की लोन ग्रोथ सस्टेन करेगी, लेट्स सी। मुझे नहीं पता कि करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन देखते हैं क्या होगा। तो इसलिए हमने SGFC को रेट में रखा है क्योंकि इमीडिएटली ADR इनका 2% नीचे है। लेकिन वो टाटा मोटर DVR जो है वो इम्पोर्टेंट कॉल होगी कि 37% रेवेन्यू JLR उठाता है चाइना से, और इस तरह का अगर वहाँ पर क्राइसिस है तो टाटा मोटर्स जो कि ऑलरेडी काफ़ी बीटन डाउन है, अगर इसका आप साल का चार्ट देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ये सिचुएशन में वैसे ही अंडर परफॉर्मर था और अंडर परफॉर्मेंस के साथ साथ इसमें बिकवाली आ रही है। और टाटा मोटर DVR भी ज़्यादा बड़ा लार्जली आउट परफॉर्मर है। आप अगर देखेंगे तो दोनों में मिला के आमतौर पर 60% का गैप रहता है। अभी भी 192, 378 तो मोटा मोटा 50% के आसपास ही कहीं कामकाज कर रहा है। तो ये गैप के हिसाब से वो गैप को और भी वाइडन करने की जरूरत आएगी। तो शायद ये एडजस्टमेंट अभी चलेंगे। और टाटा मोटर DVR न्यूज़ फ्लोज भी काफ़ी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो कल दिया इन्होंने कि इनको DTC बस में 1500 बसेस का एक करार किया EV स्पेस को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी शायद बहुत कोई रिस्पाइट ना हो ऊपर के लेवल पे बिकवाली, कि चाइना बहुत बड़ा कंसर्न इनके लिए एज ऑफ नाउ आप मान के चल सकते हो। तो इसीलिए शायद टाटा मोटर DVR दोनों पे आप नज़र रखेंगे, शायद थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अच्छा, आपके पूरे 6 हो गए? यस, ब्रेक लें। चलिए, मेरी भी तरफ से 6 हो गए, तो एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद लौटते हैं और अभी भी 4 स्टॉक्स बाकी, हम दोनों तरफ से उस पर बातचीत करते हैं। हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब दोगुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो कैश सर्कुलेशन जब बढ़ रहा है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है किन किन हालात में आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। कोहली साहब, किन किन हालात में हम लेन देन कर सकते हैं और किन किन हालात में पाबंदी है? बिल्कुल, देखिए यूँ तो 32 लाख करोड़ का कैश इन सर्कुलेशन इस समय अर्थव्यवस्था में है और बहुत नामों से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। पर हम जिन 2 सेक्शंस पे आज ध्यान देना चाह रहे थे उसका नाम है सेक्शन 269SS और 269T, और इन सेक्शंस के अंतर्गत लक्ष्मण पेनल्टी लगती है। अच्छा। अगर आप कैश 20,000 से ऊपर कैश लेन देन करते हैं तो पेनल्टी लगती है। होता क्या है कि आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ने पैसा मांगा, भाई मुझे 40,000 रुपये चाहिए, आपने कैश निकाला घर से दे दिया, या आपने किसी के पास जमा कर दिया, ये मेरा रख लीजिए, ये मेरा डिपॉजिट समझ के रख लीजिए, जब जरूरत होगी आपसे ले लूंगा, वगैरह वगैरह। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आयकर में। अब हम कुछ ऐसे हालात बताते हैं जहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को ये पता है वो इसको स्वागत है एक बार फिर से आपका। देखिए, दुनिया भर में छुट्टी चल रही है और हमारे यहाँ ब्रेक भी 30 सेकंड का ले रही है। ये हमारा डॉक्टर साहब अन्याय कर रहे हैं हमारे ऊपर। मतलब अभी हम सांस भी नहीं ले पाया था कि तुरंत वापस आ गए 30 सेकंड के ब्रेक। बस शुरू ने पहले ही खत्म हो गया। तो चलो अगले 3 स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ। रियल एस्टेट को मैंने लिया है, ओबेरॉय, गोदरेज और मैक्रोटेक। स्टोरी सेम है इसलिए एक साथ 3 नाम ले रहा हूँ, लेकिन मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। रेड में रहेंगे तीनों, रियल एस्टेट सेक्टर में रेड में रहेंगे। रेड में इसलिए रहेंगे देखिए क्योंकि हमने अभी आपको ब्याज दरों की कहानी बहुत डिटेल में समझाई कि क्यों हमको ऐसा लगता है कि ब्याज दरें जो है दिक्कत पैदा कर रही हैं, तो वो मुश्किल आएगी। क्योंकि जो रियल एस्टेट कंपनीज़ हैं उसमें ये माना जाता है कि अगर आपका जो 9% से ऊपर ब्याज दर चला गया तो उसकी डिमांड पे असर पड़ता है रियल एस्टेट में। ये बिल्डर मानते हैं, हमारे मानने से नहीं, खाली बिल्डर भी मानते हैं कि ऐसा हो सकता है। और ये मॉडरेशन अब आपको हल्का हल्का दिखने लगा है। कैसे दिखने लगा है? क्योंकि पूरा 2022 बहुत बढ़िया गया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब चूँकि 9 से ऊपर ब्याज दरें पहुँच रही हैं तो जो नए बेचने वाली डिमांड है उसमें इसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि अब तक जो है जो रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री है वो काफ़ी गिर गई थी, तो अब आप कहाँ जाएंगे? अब अंडर कंस्ट्रक्शन में जाएंगे, वहाँ पे भी काफ़ी बुकिंग हो चुकी थी, लेकिन अब ये
ट्रेंड ऐसा दिख रहा है कि धीरे धीरे बढ़ेगा। 10 से लेकर के 30% तक प्राइस बढ़े 2022 में। और दिल्ली जैसा मार्केट जो सबसे ठंडा मार्केट माना जाता है, तो उसमें 30% प्राइस राइज हुआ है 2022 में। तो ये सारी चीज़ें मिल के रियल एस्टेट के लिए अब एक मुश्किल पैदा करने वाली हैं 2023 में। अगर ब्याज दरें नहीं घटी या स्टेबल भी नहीं तो 10% से ऊपर में मुश्किल आएगी। तो इसमें मुझे लगता है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए आगे का समय मुश्किल है। और एक कॉलियर नाम की कंपनी है जो रियल एस्टेट पर रिसर्च करती है, उसने बताया था कि इनकी जो कॉस्ट है वो एलिवेटेड बनी हुई है, बावजूद इसके कि 2 मेटल्स के दाम काफ़ी गिर गए थे। तो यहाँ पे हमें लगता है कि दबाव रहेगा, इसलिए इसको रखा है। और 10th स्टॉक है मेरा सुवेन फार्मा, जिसमें एक खबर ये आई है निकल के कि उसमें एडवेंट जो है हिस्सेदारी लेने वाला 6300 करोड़ में। तो हालांकि शुक्रवार को आप देखिए 3% एकदम आखिरी के 3:15 बजे एक शार्प राइज आई थी, लेकिन दिन भर के लेवल से फ्लैट था। तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल जाए। 26% ओपन ऑफर भी यहाँ पर एडवेंट ला सकता है इस पूरे डील में। तो आज न्यूज़ फ्लोज कैसे से डेवलप होते हैं इस पर आप ध्यान रखिएगा, और सुवेन फार्मा पे आप ज़रूर नज़र रखिएगा। मैंने जो 4 स्टॉक चुने हैं नेक्स्ट, वो चारों न्यूज़ फ्लोज के दम पर हैं, और महज सिर्फ न्यूज़ फ्लो के दम पर ही आप उनके ऊपर नज़र रखिएगा। पहला नाम है नुवोको विस्टा, जहाँ पे SBI म्यूचुअल फंड ने करीब 4 लाख शेयर जो हैं वो कंपनी के खरीदे हैं, और जो शेयर खरीदे गए हैं 22 तारीख को ही खरीदे हैं। तो हाल फिलहाल की बिकवाली में SBI म्यूचुअल फंड जो है पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब SBI म्यूचुअल फंड का स्टेक जो है वो करीब 5% हो चुका है नुवोको में। वैसे भी ये सीमेंट स्पेस में काफ़ी बिकवाली थी, पुल बैक प्ले होता है, तो आप वैसे भी नज़र रखेंगे इसके ऊपर। इसके अलावा मान इंफ्रा, जहाँ पे प्रमोटर की तरफ से करीब 4 लाख शेयर कंपनी के अंदर खरीदे गए हैं, और यहाँ पर भी ये हिस्सा जो है हाल फिलहाल की गिरावट में 5 से लेकर 21 दिसंबर के बीच में ही खरीदी गई है। तो ये प्रमोटर की तरफ से जो ये शेयर भी ऊपरी लेवल से 80 रुपये से टूट के 70 रुपये की रेंज में आ गया, और यहाँ पर प्रमोटर अगर स्टेक ले रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है स्टॉक के लिए। तो आप न्यूज़ फ्लो के दम पे और सिर्फ इस ट्रिगर के दम पर स्टॉक के ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं। इसके अलावा दीप इंडस्ट्री, आमतौर पर इसकी चर्चा नहीं होती, लेकिन इसको चुनने की वजह कंपनी से रिलेटेड 2 ऑर्डर आए हैं। पहला ऑर्डर कंपनी को एक 24 तारीख को कंपनी ने ऑर्डर लिया है, हायरिंग ये गैस डिहाइड्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी। करीब 2 साल के लिए ONGC त्रिपुरा से ऑर्डर मिला है। ऑर्डर हालांकि पहला है 43 करोड़ का, और जो दूसरा ऑर्डर कंपनी को मिला है वो करीब 136 करोड़ रुपए का है, जो 3 साल के लिए है। ये बलोल GGS के रिलेटेड कंपनी को ऑर्डर मिला है। तो ये 2 ऑर्डर्स जो कंपनी के लिए मिले हैं, ये ऑर्डर का एक इम्पैक्ट शायद आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। वैल्यू बीटन डाउन है, 6% के आसपास की बिकवाली। तो ये सिर्फ ऑर्डर के दम पर आप स्टॉक के ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं। और लास्टली SJVN, इस पर भी आमतौर पर चर्चा होती नहीं है, लेकिन इसको चुनने की वजह भी कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। ये 100 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है, जो कि BOT बेसिस पे कंपनी को मिला है। और इस ऑर्डर में कंपनी अगले कुछ समय में, ये 25 साल के लिए करीब 6,574 मिलियन यूनिट्स के आसपास जनरेट करने की बातचीत है। तो SJVN हायर लेवल से ये भी काफ़ी टूटा, रिसेंटली PSU की तेज़ी में चला भी था, और फिर 5% के आसपास बिकवाली है। न्यूज़ फ्लोज पॉजिटिव है, इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, तो उस लिहाज से भी आप नज़र रखेंगे। 10 स्टॉक हम दोनों की तरफ से बताए गए हैं। इन स्टॉक्स के बाद इनका एक क्विक रैप अप छोटे से ब्रेक के उस पर।